हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति से। और आज इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, उसका नाम है सत्ता में साझेदारी। यानी सत्ता यानी कि पावर, शक्ति, और साझेदारी यानी जब उस पावर को, शक्ति को बांटा जाता है दो या दो से ज्यादा के बीच में, तो हम उसे साझेदारी कहते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस पाठ को समझने में के लिए और इस शब्द को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक देश का उदाहरण, एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और बहुत छोटा सा देश है, और हमारे यहाँ का जो हरियाणा है ना, लगभग उसके बराबर। तो उसी के उदाहरण से हम समझेंगे कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी लोकतंत्र में अगर है तो सत्ता में साझेदारी भी होगी, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का राज है। अगर एक ही व्यक्ति का राज होगा तो वो लोकतंत्र तो है ही नहीं, वो तो तानाशाही है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बंटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। तो देखिए, आज संसार का कोई भी देश हो, उसका समाज किसी न किसी आधार पर बटा ही होता है। तो जिस आधार पर भी वो बटा, उनको हम सामाजिक समूह कहते हैं, और हर सामाजिक समूह को सम्मान प्रदान करना बहुत जरूरी है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के एक उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी ही अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। यानी यहाँ की जो जातीय बनावट है वो थोड़ी सी टिपिकल है। कैसे, अभी आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। यानी इसको 2 मेन भागों में बांटा गया है और एक इसकी राजधानी है। तो एक हिस्सा है फ्लेमिश क्षेत्र जहां पर आबादी 59% रहती है, और वो 59% आबादी जो है डच भाषा बोलती है, और लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। तो 2 अलग अलग क्षेत्र, 2 अलग अलग भाषाएं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी। तो देखिए, राजधानी में बिल्कुल उल्टा है। पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो राजधानी में डच भाषा बोलने वाले कम हैं। पूरे देश में जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो कम लोग बोलते हैं, लेकिन राजधानी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी जो फ्रेंच भाषी वाले लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो पुराने समय से ही ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध रहे हैं। तो जो अब आपको समझ में आ रहा है ना, बेल्जियम का जो समाज है वो भाषा के आधार पर बटा हुआ है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। यानी जब बहुत समय के बाद जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी पढ़े लिखे, उनका भी आर्थिक विकास हुआ, तब उन्हें पता लगा कि ये तो गलत हो रहा है। तो इस स्थिति से उनको नाराजगी हो गई। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, जैसे मैंने बताया, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में वो अल्पमत में थी। तो अब कैसे हो, क्या हो, मतलब पावर में कैसे बटे, पावर जो है, सरकार जो है वो किन की तरफ ध्यान दे, ये बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की स्थिति भी दिखाई गई है, और साथ में बेल्जियम का नक्शा भी दिखाया गया है, जिसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर आबादी बटी हुई थी। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके 2 हिस्से होंगे, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। और इस ग्राफ से आपको साफ समझ में आ जाएगा, ये जो ऑरेंज रंग है वो डच स्पीकर्स का है, और जो ब्लू कलर है वो फ्रेंच स्पीकर्स का, और ये 1% यहाँ पे जर्मन स्पीकर यानी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। और ब्रुसेल्स में बिल्कुल उल्टा है। ब्रुसेल्स में तो जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो 80% है, ब्लू कलर से दिखाया गया, और डच ऑरेंज कलर वाले जो कि 20% है। तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है।
फिर 1970 से और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। तो देखिए, बेल्जियम ने बहुत जल्दी ही समझदारी को अपना लिया। उन्होंने क्या किया, अभी हम वो उसके बारे में भी समझेंगे। उन्होंने 4 संशोधन करके अपने देश के संविधान को ऐसा बना दिया कि किसी भी भाषा बोलने वाले के साथ कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग मिलजुल के रह सकें। तो अब हम समझते हैं कि आखिर उन्होंने इस टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन्होंने क्या कदम उठाए, जो कि ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार याद रखना, इसको अच्छे से समझना। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, यानी जो केंद्र सरकार बनी, पूरे देश के लिए जो सरकार बनी, उसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वालों के मंत्रियों की समान संख्या रखी गई। तो लड़ाई अपने आप खत्म हो गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई, यानी वेलोनिया में अलग क्षेत्रीय सरकार बनाई गई और फ्लेमिश क्षेत्र में अलग बनाई गई, और दोनों को शक्तियां प्रदान की गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी राजधानी में एक अलग सरकार है जिसमें भी दोनों भाषा बोलने वाले समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और फिर सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका एक जो अलग से भी सामुदायिक सरकार बना दी। उनका काम क्या होता था कि इनका चुनाव एक तो संबंधित भाषा के लोगों द्वारा होता था, यानी जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले उनकी सामुदायिक सरकार को वही चुनते थे, और जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो उनकी सामुदायिक सरकार को वही चुनते थे। तो इस सरकार के पास क्या था, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां थी, यानी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए पावर्स थी। तो ये जो 4 कदम उन्होंने उठाए, इससे बेल्जियम में बहुत जल्दी समझौता हो गया और वहां आज भी बहुत शांतिपूर्वक स्थिति में दोनों भाषी लोग रह रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने कुछ प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं? किस भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं? तो फ्रेंच, डच या जर्मन या फिर अंग्रेजी? तो बेल्जियम में बताइए। तो पूरे देश में अगर हम देखें तो डच भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो यहां पर आएगा डच भाषा बोलने वाले। फिर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था? क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई। सामुदायिक सरकार का प्रावधान ये भी था। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, और ब्रुसेल्स में अलग सरकार। ब्रुसेल्स में तो अलग सरकार थी, लेकिन ये राज्यपाल वाला कुछ हमने अभी समझा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही है कि यही एक कदम ऐसा था जो नहीं उठाया गया था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ में आने लगा है तो इस वीडियो को और इस चैनल को बहुत लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना है, और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।